नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए एससीईआरटी भूगोल की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 6 भूगोल एससीईआरटी से अध्याय 2 लेकर आए हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको बीपीएससी आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ में इस पाठ का एससीईआरटी सारांश भी कवर करेंगे। इसके अलावा इस पाठ पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर पे आते हैं, पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। अब जब हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ते हैं तो दो प्रकार की गतियों के बारे में हमको जानना होता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पहली पृथ्वी की जो गति होती है उसको हम घूर्णन गति बोलते हैं या जिसको दैनिक गति भी बोला जाता है। और पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, दैनिक गति होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है जिसको दैनिक गति बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर पृथ्वी जब भी घूर्णन कर रही होती है, घूम रही होती है, तो उसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है, वहाँ दिन होता है। और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है, वहाँ दिखाई नहीं पड़ता, तो वहाँ पर रात होता है। और पृथ्वी जो है इस प्रकार एक चक्कर पूरी करने में 24 घंटे का समय लेती है और पृथ्वी के इसी गति को हम घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। तो और इस गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो परीक्षा में कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, तो आपका आंसर हो जाता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, जिसको दैनिक गति भी कहते हैं। अब यहाँ पर ग्लोब का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पृथ्वी का घूर्णन को समझने के लिए। और यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है, जिसको हम अक्ष बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम अक्ष बोलते हैं या एक्सिस बोलते हैं। और इसी के सहारे जो है पृथ्वी का घूर्णन होता है। तो और यह जो है यहाँ पे उत्तरी ध्रुव हो गया और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम अक्ष कहते हैं। और ग्लोब की बात करें अगर हम, तो ग्लोब जो है पृथ्वी का नमूना होता है, इसलिए ग्लोब को अपने अक्ष पर सीधी ना खड़ी रहकर एक ओर झुकी हुई है। और पृथ्वी पर का अध्ययन जब हम करते हैं ग्लोब की मदद से, तो हम पाते हैं कि जो ग्लोब जो है अपने अक्ष पर एक जो है सीधे नहीं खड़ा रहता है, एक और झुका हुआ रहता है। और इसका कारण क्या होता है झुका हुआ होने के कारण? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस वजह से जो है ग्लोब भी आपको झुका हुआ नज़र आता है। अभी आप फिगर के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। अब यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पृथ्वी की गति को यहाँ पे दर्शाया गया है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल केस होता है कुछ इस प्रकार का होता है अगर हम पृथ्वी के अक्ष की बात करें, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसा ना होकर कुछ इस प्रकार का है। तो ये जो एंगल बनता है इसी को हम कहते हैं जो समान से थोड़ा हटकर है। और ये जो है इसी को हम बोलते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक आपके मन में आएगा कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर नहीं घूमे तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की ओर वाले भाग में, यानी जो भाग पृथ्वी का, वह भाग जो सूर्य के सामने होगा वहाँ हमेशा दिन होगा, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है। और उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी। और जो दूसरा भाग जिस साइड सूर्य की गर्मी नहीं पड़ेगी या सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, वह हमेशा ठंड रहेगा। तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो उस केस में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन बहुत ही आवश्यक है। और घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है और इस कारण ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए या पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो उसके कारण जो है जिस साइड दिन है वहाँ पे दिन ही रहेगा, जिस साइड रात है उस साइड रात ही रहेगा। साथ में जो घूर्णन गति होती है उसके साथ में पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति होती है, पृथ्वी जो परिक्रमा करती है सूर्य के चारों तरफ, उसकी परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है। और अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो ऋतु परिवर्तन भी फाइनली नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा जो मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, वह भी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, परिभ्रमण को समझते हैं।
और परिभ्रमण जो है दूसरी प्रकार की गति है। पहली प्रकार की गति को हमने यहाँ पर देखा है, पहली प्रकार की गति को हमने यहाँ पर देखा है और उसको हम बोलते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। और यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो सूर्य के ओर वाले भाग में हमेशा दिन होगा वहाँ पर, और साथ में दूसरे भाग में जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा वहाँ ठंड होगा, और साथ में घूर्णन गति के साथ में पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है। इस वजह से ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो। अब आगे बढ़ते हैं, परिभ्रमण पर आते हैं। परिभ्रमण गति दूसरी प्रकार की गति है जिसके बारे में हमको समझना है। परिभ्रमण गति को परिक्रमण गति भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको परीक्षा में परिक्रमण गति भी दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। परिभ्रमण गति को परिक्रमण गति भी कहते हैं। और यहाँ पर परिभ्रमण गति को समझते हैं तो अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को परिभ्रमण गति कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है और पृथ्वी की इस वार्षिक गति को हम परिभ्रमण गति कहते हैं। तो परिभ्रमण गति को हम वार्षिक गति भी कहते हैं। जिस प्रकार दैनिक गति कहते हैं घूर्णन गति को, उसी प्रकार हम, चूँकि एक वर्ष में पूरा होता है यहाँ एक पूरा मूवमेंट, तो इसीलिए पृथ्वी की इस वार्षिक गति को हम परिभ्रमण गति कहते हैं या परिक्रमण गति कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस फिगर के माध्यम से आप फिर से समझ लीजिए कि ये जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर गति हो गया जिसको हम घूर्णन गति बोलते हैं, लेकिन इसी गति के कारण एक पोजीशन पृथ्वी का यहाँ पर आता है, फिर एक घूर्णन करते 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 यहाँ पर आता है, देन यहाँ पे आता है, देन वापस से यहाँ पे आता है। तो यहाँ से फाइनली यहाँ पर एक पहुँचे तो यहाँ पर एक वर्ष हो जाता है, 365 दिन जिसको बोला जाता है कि 365 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा पृथ्वी पूरा कर लेती है। तो कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि ऐसा लगता है कि सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं घूम रही होती है। और पृथ्वी जो है आपको मालूम है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और देखा जाए तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि सूर्य जो है गति कर रहा है, सूर्य मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं घूमता है। और बात करें तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना होता है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी की गति होती है कुछ इस प्रकार होती है। इधर पश्चिम आपका हो गया और इधर आपका पूर्व हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। और यहाँ पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी की गति होती है। और पृथ्वी की गति होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर, जस्ट इसका उल्टा, सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। और सूर्य आपने देखा है, सभी जानते हैं कि पूरब में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो सूर्य का जो गति होता है पूरब से स्टार्ट होकर पश्चिम में समाप्त होता है। तो इस प्रकार तो सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, और वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सूर्य की इस गति को हम आभासी गति कहते हैं। तो आभासी गति किसको कहते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और इसलिए सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। तो सूर्य जो पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, इसी गति को हम सूर्य के आभासी गति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को क्या दर्शाता है? तो क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम एवं ऋतु बदलते हैं? तो जवाब यही है कि पृथ्वी के जो है सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा होती है, चक्कर लगते हैं, उसी के कारण जो है मौसम और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसके अलावा जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इसका एक बार झुकाव सूर्य की ओर होता है। आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार झुकाव इसका सूर्य के विपरीत होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता ना विपरीत होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा को हम लोग समझ लेते हैं। और यहाँ पे कुछ डेट्स हैं जो परीक्षा में बार बार आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर 2 डेट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 21 जून और 22 दिसंबर। आइए इसको समझ लेते हैं।
फिगर के माध्यम से, एक अन्य फिगर के माध्यम से। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 21 मार्च को जो स्थिति होती है पृथ्वी की गति करते समय, उसको हम वसंत विषुव बोलते हैं। और 23 सितंबर को जो पृथ्वी की गति होती है उसको हम शरद विषुव बोलते हैं। और 23 सितंबर और 21 मार्च को जो कंडीशन होती है, स्थिति होती है पृथ्वी की, और इस केस में होता क्या है कि जो सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें हैं, सूर्य की जो सीधी किरणें हैं, वो डायरेक्ट जो है इक्वेटर पर पड़ती हैं। इक्वेटर पर सीधी किरणें सूर्य की पड़ती हैं 21 मार्च को, और साथ में 23 सितंबर को। 21 मार्च को स्थिति को हम बसंत विषुव बोलते हैं और शरद विषुव बोलते हैं 23 सितंबर को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 21 जून को जो सूर्य की किरणें होती हैं पृथ्वी पर, वह जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा पर सीधी पड़ने के कारण इसको हम जो है ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। ग्रीष्म अयनांत कब पड़ता है? तो यह 21 जून को पड़ता है। इसके अलावा 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को शीत अयनांत पड़ता है। और इस केस में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वह जो है मकर रेखा पर, ध्यान रखिएगा, मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ आपके पास 4 केस आ जाते हैं। पहला है 21 मार्च और 23 सितंबर का। इस केस में क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वह जो इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और यहाँ पर कुल मिलाकर जो इक्वेटर पर कह सकते हैं कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात 2 बार होता है। और यह जो है बसंत विषुव पर होता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात है कि सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, यह होता है 21 जून को। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो ध्यान रखिएगा, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, सीधी पड़ती हैं। अब इसके अलावा बात करें तो 22 दिसंबर को शीत अयनांत बोलते हैं, 21 जून को हम ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं और 22 दिसंबर को हम शीत अयनांत बोलते हैं। और इस केस में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये चारों डेट्स आपको याद रखना है। और इसके अलावा बात करें तो जब ग्रीष्म अयनांत होता है 21 जून को, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत के समय आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र में 24 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है और अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्र में 24 घंटे का अंधकार रहता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए थोड़ा कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। तो उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म अयनांत होता है, यानी 21 जून का जब केस होता है, तो आर्कटिक वृत्त का जो क्षेत्र रहता है वहाँ पर 24 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है। अब यहाँ पर आप जो है एक फिगर यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, उसी के समझ लीजिए आप। ये आपका विषुवत रेखा है, 0 डिग्री जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा है। और यहाँ पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। और सूर्य की किरणें जो हैं 21 जून को पड़ रही हैं कर्क रेखा पर। और इसके वजह से होता क्या है कि जो आर्कटिक वृत्त होता है, जिसको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर 24 घंटे का दिन होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें अंटार्कटिक वृत्त, तो अंटार्कटिक वृत्त से जो है सूर्य की किरणें बहुत दूर होती हैं। इस वजह से अंटार्कटिक वृत्त में 24 घंटे की रात होती है 21 जून के समय। तो यही आपको यहाँ पर बताया गया है, समझाया गया है। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। और जो आपको फिगर के माध्यम से समझाया गया वही यहाँ पे भी चीज़ें समझाई गई हैं। चित्र के अनुसार 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, तो उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो 21 जून को सूर्य की जो किरणें होती हैं सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। और इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। तो सबसे लंबा दिन जो उत्तरी गोलार्ध में होता है वो जो है 21 जून को माना जाता है, 21 जून को, जिस दिन हम योग दिवस भी मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करें उत्तरी ध्रुव की। तो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का जो प्रकाश होता है 6 महीने पड़ता है और 6 महीने लगातार दिन रहता है। और जब यहाँ पर दिन रहता है उत्तरी ध्रुव पर, तो दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होता है और ध्रुवों में लगातार 6 महीने रात और 6 महीने का दिन होता है। जून एवं दिसंबर की स्थिति को देख लेते हैं।
तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं, परिभ्रमण के कारण मौसम बदलते हैं। तो हमने अभी ऊपर देखा था कि पृथ्वी का घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं और परिक्रमा करने के कारण, परिक्रमण या परिभ्रमण के कारण मौसम बदलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वी पर जो मौसम बदलते हैं या ऋतु परिवर्तन होता है उसमें परिभ्रमण गति तो है ही, साथ में पृथ्वी का जो झुकाव है वह भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो पृथ्वी का झुकाव और साथ में परिभ्रमण गति दोनों जिम्मेदार होते हैं पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और इस कारण जो है दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। इस समय सूर्य का ताप अधिक मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है 21 जून में, आपको मालूम है। और हम सभी लोग, भारत के लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं और हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो जून में खूब गर्मी पड़ती है। और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं और इस वजह से जून में सूर्य का ताप कम मिलता है और वहाँ पर जाड़े का मौसम होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब जून में उत्तरी गोलार्ध में यानी भारत में जब गर्मी हो रही होगी तो उसी समय ऑस्ट्रेलिया में, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में ठंड हो रही होती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि क्या सूर्य की स्थिति हर वक्त बदलती रहती है। तो आपको हमने ऊपर भी बताया था कि सूर्य की गति नहीं होती है, गति पृथ्वी की होती है। तो सूर्य के स्थिर होती है, सूर्य की गति होती नहीं है। सूर्य के स्थिर होने के कारण उसकी स्थिति में हर वक्त एक सी होती है, पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है, जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं। पृथ्वी की स्थिति बार बार बदलती रहती है। अब 22 दिसंबर की बात कर लें तो 22 दिसंबर यह जो है 21 जून के 6 महीने बाद पड़ता है। और इस समय क्या होता है, तो 22 दिसंबर को पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी ओर पहुंच जाती है और इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है और इस समय पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वह सूर्य के सामने होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें होती हैं मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है और कम हिस्सा अंधेरे में रहता है। और इसलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती हैं और इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने के कारण गर्मी की ऋतु होती है। तो 22 दिसंबर को गर्मी की ऋतु कहाँ पे होती है, यानी दिसंबर में गर्मी की ऋतु कहाँ पे होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 25 दिसंबर जिसको क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, तो क्रिसमस जो है दक्षिणी गोलार्ध ऑस्ट्रेलिया का त्यौहार है, तो दक्षिणी गोलार्ध का एक हिसाब से त्यौहार माना जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑस्ट्रेलिया का, तो 25 दिसंबर यानी कि जो क्रिसमस का त्यौहार जो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है खासकर, वह जो है गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। हमारे यहाँ भारत में भी मनाया जाता है लेकिन ठंडी में मनाया जाता है दिसंबर में, और लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्म हो रहा होता है। ये आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम आपको पूरा जो अक्षांश के बारे में भी जानकारी दे देंगे, जिससे आपको अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। तो 21 मार्च और 23 सितंबर की जो स्थिति होती है, यहाँ पर दिन और रात की जो अवधि होती है दोनों बराबर होती है। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं पर 2 बराबर भाग में काटता है। यह तिथियां समदिवा रात्रि भी कही जाती हैं। तो समदिवा रात्रि का मतलब होता है समान दिवस और रात, यानी जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो और वह कब होती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, जिसको हमने अभी देखा था बसंत। इसको 21 मार्च को हम बोलते हैं बसंत विषुव, बसंत विषुव, और 23 सितंबर को हम बोलते हैं शरद विषुव, शरद विषुव बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये तिथियां समदिवा रात्रि कही जाती हैं। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में ना तो अधिक गर्मी होती ना अधिक सर्दी। इन तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः बसंत और शिशिर ऋतु होती है। शिशिर ऋतु यानी कि शरद ऋतु। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में बताया गया है। प्रश्न यहाँ से भी आपसे पूछे गए जिनके बारे में अभी हम सारांश खत्म होने के बाद देखेंगे एक बार। अब यहाँ पर आप लोग पृथ्वी का गोलाकार सतह है। अब पृथ्वी का गोलाकार सतह को समझने से पहले आप लोग यहाँ पर अक्षांशों को समझ लीजिए, जो आपके लिए ज़रूरी है, परीक्षा में पूछा भी गया। यहाँ पर
अक्षांशों की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश है। पहला महत्वपूर्ण अक्षांश है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं और भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। एक फिगर बना के आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको क्लियर नहीं है तो विषुवत रेखा बोलते हैं भूमध्य रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 समान भाग में बांटती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर से जा रहा है और एक जैसे सर्किल में हम डायमीटर को पढ़ते हैं, व्यास को पढ़ते हैं, कुछ इसी प्रकार विषुवत रेखा होती है, भूमध्य रेखा होती है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। और यह जो है पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध में यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, तो पृथ्वी को 2 भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है भूमध्य रेखा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं कुछ इस प्रकार से। तो अक्षांश रेखाओं में कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा की स्थिति 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, यानी उत्तर में भूमध्य रेखा से उत्तर में जाइए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जब आप पहुंचेंगे तब आपको कर्क रेखा मिलेगा। और कर्क रेखा के बारे में बताया जाता है कि भारत को 2 भागों में बांटती है, साथ में 8 राज्य भारत के कर्क रेखा से गुजरते हैं। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से भारत के। फिर जो तीसरा जो महत्वपूर्ण अक्षांश है उसको बोलते हैं आर्कटिक अक्षांश, आर्कटिक वृत्त भी बोलते हैं। और आर्कटिक वृत्त का जो अक्षांश होता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको ध्रुव के बारे में भी हम थोड़ी देर बाद में आएंगे। अब यहाँ पर बात करें जब भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो हमको मकर रेखा मिलता है। तो जिस प्रकार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा मिला था उसी प्रकार दक्षिण में जाने पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर हमको मकर रेखा मिलता है। तो मकर रेखा का जो अक्षांश होता है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, साउथ होता है। फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर हमें अंटार्कटिक वृत्त मिलता है। अंटार्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त का जो अक्षांश होता है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। जैसे आर्कटिक वृत्त का 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश था तो उसी प्रकार अंटार्कटिक वृत्त का 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। अब हम बात करते हैं कि जो है पृथ्वी पर जो ये समानांतर रेखाएं खींची गई हैं, जो काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं, इनकी संख्या कितनी है, यानी अक्षांशों की संख्या कितनी है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया था TRE 2 में। तो अक्षांशों की संख्या की बात करें अगर हम तो अक्षांशों की संख्या में, और आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो उत्तरी ध्रुव होता है यानी नॉर्थ पोल और साथ में जो साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ये आपको ध्यान रखना कि ये अक्षांश रेखा के रूप में नहीं होता है, ये एक बिंदु होता है। उत्तरी ध्रुव एक बिंदु है, दक्षिणी ध्रुव भी एक बिंदु है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी ध्रुव कोई अक्षांश रेखा नहीं होता है और दक्षिणी ध्रुव भी कोई अक्षांश रेखा नहीं है। ये जो है बिंदु के रूप में माने जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बिंदु बना दिया है तो उत्तरी ध्रुव बिंदु के रूप में है, दक्षिणी ध्रुव भी बिंदु के रूप में है। अब यहाँ पे गिनती कर लीजिए तो भूमध्य रेखा एक कर्क रेखा हो गया। अब भूमध्य रेखा से जब स्टार्ट करेंगे हम तो 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाएंगे। 90 डिग्री को हम अक्षांश नहीं मानते हैं, बिंदु नहीं मानते, तो इसलिए उसको हम अक्षांश रेखा में नहीं काउंट करते हैं। तो 1 से लेकर 89 तक का आपको ये 89 अक्षांश रेखाएं मिल जाएंगी जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब दक्षिणी गोलार्ध में जब हम आएंगे तो उसी प्रकार 1 से लेकर 89 तक, 90 को नहीं मानेंगे तो 1 से लेकर 89 तक, तो 89 जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं ये हो गई। तो 89 और 89 कुल कितने हो गए, 178 अक्षांश रेखाएं ये हो गई। और साथ में जो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, 0 डिग्री अक्षांश जिसको बोलते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश को भी जब आप काउंट कर लीजिएगा तो आपका 89 प्लस 89 और प्लस 1, तो 178 और प्लस 1 179 अक्षांश रेखाएं कुल आपको मिल जाएंगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 179 है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर हिस्सों में बांट दें तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेंगी और यहाँ पर साल भर गर्मी पड़ती है, और इस क्षेत्र को हम बोलते हैं उष्णकटिबंध की पेटी।
ट्रॉपिकल बेल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो उष्णकटिबंध की पेटी होती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं लगभग सीधी पड़ती हैं, साल भर यहाँ पर गर्मी होती है, और ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से नाम में ही आपका छिपा हुआ, तो कटिबंध बेल्ट को बोलते हैं, कटिबंध क्षेत्र हो गया, और उष्ण मतलब हो गया जहाँ पे गर्म पड़ता हो। तो ज़्यादा गर्म यहाँ पे कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये आपका विषुवत रेखा हो गया, ये उष्णकटिबंध, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और नीचे जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध बोलते हैं। और साथ में विषुवत रेखा से लेकर मकर रेखा तक का जो क्षेत्र होता है उसको भी उष्णकटिबंध बोलते हैं। तो उष्णकटिबंध ध्यान रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में भी पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी पाया जाता है। तो उष्णकटिबंध हो गया, और उष्णकटिबंध नाम से ही यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, फिर जैसे जैसे हम इसके उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं, तो उष्णकटिबंध के उत्तर में जाइए या उष्णकटिबंध के दक्षिण में जाइए, तो पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और बड़े हिस्से में फैल जाती हैं, जिसके कारण उष्णकटिबंध क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। तो उष्णकटिबंध क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है, और पृथ्वी पर इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तो शीतोष्णकटिबंध की पेटी बोलते हैं। और शीतोष्णकटिबंध पेटी को हम समशीतोष्णकटिबंध भी बोलते हैं, इंग्लिश में टेम्परेट बेल्ट बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो समशीतोष्णकटिबंध भी बोलते हैं या शीतोष्णकटिबंध बोलते हैं। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा से लेकर जो आर्कटिक वृत्त तक का क्षेत्र होता है, 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है उसको हम समशीतोष्णकटिबंध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण उत्तरी समशीतोष्णकटिबंध बोलते हैं। कुछ इसी प्रकार जो दक्षिणी गोलार्ध में समशीतोष्णकटिबंध होता है उसको हम दक्षिणी समशीतोष्णकटिबंध बोलते हैं। इसका क्षेत्र 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक होता है दक्षिणी अक्षांश में, यानी कि मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक वृत्त तक। तो मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक वृत्त तक पाया जाता है समशीतोष्णकटिबंध, और साथ में कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त तक, कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त तक पाया जाता है उत्तरी समशीतोष्णकटिबंध। और दक्षिणी समशीतोष्णकटिबंध जो है कुल मिलाकर मकर वृत्त या मकर रेखा से लेकर साथ में अंटार्कटिक वृत्त के बीच में पाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो शीत कटिबंध होता है, और या कुछ प्रश्न जो है आपसे TRE 1 में पूछा गया था तो उसको भी समझ लीजिए। शीत कटिबंध क्या होता है, तो जैसे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी शीत कटिबंध बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी शीत कटिबंध बोलते हैं। और शीत कटिबंध होता क्या है, तो यह जो है 66.5 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुव तक का जो क्षेत्र होता है उसी को हम शीत कटिबंध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त जिसको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, यहाँ से लेकर जो नॉर्थ पोल तक उत्तर ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है उसी को हम उत्तरी शीत कटिबंध बोलते हैं। इसके अलावा बात करें तो अंटार्कटिक वृत्त से लेकर जो दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र है, यानी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री साउथ तक का 90 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, उष्णकटिबंध 2 होते हैं, समशीतोष्णकटिबंध भी 2 होते हैं, और साथ में शीत कटिबंध भी 2 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर पृथ्वी के झुकाव एवं अक्षीय तथा वार्षिक गति के प्रभाव से ही मौसम बदलते हैं। तो मौसम बदलने या ऋतु परिवर्तन के बारे में क्लियर हो गया होगा आपको कि पृथ्वी का झुकाव भी इसके लिए जिम्मेदार होता है, साथ में अक्षीय एवं वार्षिक गति का प्रभाव भी होता है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर बात करें, अब प्रश्नों पर आते हैं। समदिवा रात्रि, तो समदिवा रात्रि की बात करें तो जब इक्वल डे और इक्वल नाइट होंगे, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होगा, तो ये कब होता है, 22 जून, 21 सितंबर, 21 मार्च, 21 जून। तो यह होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च को हम बोलते हैं बसंत विषुव। विषुव जो है 2 बार आता है, एक बार 21 मार्च को आता है जब बसंत विषुव बोलते हैं, 23 सितंबर को हम शरद विषुव बोलते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से आप देखिएगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होगा वह होगा 22 दिसंबर को। अब यहाँ पे क्लियर नहीं दिया गया किस गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो जब उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे यानी भारत की बात करेंगे तो 21 जून को होगा, और जब ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो 22 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो हमने इसके बारे में देखा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री से झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री से झुकी हुई है।
शीतोष्णकटिबंध में तो शीतोष्णकटिबंध के बारे में हमने पढ़ा है कि उष्णकटिबंध से कम गर्मी पड़ती है, तो कम गर्मी यहाँ पर हो जाएगा। फिर है कि जहाँ साल भर गर्मी पड़ती है वहाँ क्षेत्र क्या कहलाता है, तो उसको हम देखे थे कि उष्णकटिबंध, जहाँ पर साल भर गर्मी पड़ती है, सूर्य की लगभग सीधी किरणें पड़ती हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके लिए हमने अलग से यहाँ पर बनाए हैं, और आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। परीक्षा से रिलेटेड आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। पहला सवाल है, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तो हमने आपको कुछ देर पहले बताया है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो रेखा बांटती है उसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा विषुवत रेखा। फिर निम्नलिखित में से किन तिथियों को समद्विवा रात्रि कहते हैं? तो समद्विवा रात्रि के बारे में हमने देखा है कि जब समान दिवस और समान रात होंगे। तो समान दिवस और समान रात कब होते हैं? तो 21 मार्च को होते हैं और 23 सितंबर को होते हैं। 21 जून आपका आंसर नहीं होगा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को तिथियों को समद्विवा रात्रि होते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तिथियों को क्रमशः ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत की घटनाएं होती हैं? तो किन तिथि को हम ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत कहते हैं? तो ग्रीष्म अयनांत की बात करें तो 21 जून को, और शीत अयनांत की बात करें तो 22 दिसंबर को। 21 जून को ग्रीष्म अयनांत पड़ता है और शीत अयनांत 22 दिसंबर को पड़ता है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? तो विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा की बात करें तो ये विषुवत रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया, और ये आपका मकर रेखा हो गया। कर्क रेखा, मकर रेखा। तो विषुवत रेखा और ये विषुवत रेखा हो गया, कर्क रेखा। यह जो क्षेत्र होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? तो उष्णकटिबंध बोलते हैं। साथ में विषुवत रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का भी जो क्षेत्र होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? तो उष्णकटिबंध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में भी पाया जाता है उष्णकटिबंध, दक्षिणी गोलार्ध में भी पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समशीतोष्णकटिबंध के अंतर्गत आते हैं? तो समशीतोष्णकटिबंध की बात करें तो जो समशीतोष्णकटिबंध होता है तो ये आपका कर्क रेखा हो गया, ये इक्वेटर हो गया जो 0 डिग्री अक्षांश है, ये आपका मकर रेखा हो गया, ये अंटार्कटिक वृत्त हो गया। अब यहाँ पर कर्क रेखा से अंटार्कटिक वृत्त का क्षेत्र, तो सही बात है कि कर्क रेखा ये हो गया आपका, और ये आर्कटिक वृत्त। तो कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त का जो क्षेत्र होता है उसको हम समशीतोष्णकटिबंध बोलते हैं या शीतोष्णकटिबंध बोलते हैं। तो ये आपका विकल्प सही है। दूसरा है मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र। तो मकर रेखा यह आपका हो गया, मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच का जो क्षेत्र होता है यह आपका, इसको भी हम समशीतोष्णकटिबंध या शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। तो यहाँ भी विकल्प सही है। फिर है 23.5 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र। तो यहाँ भी बात सही है कि 23.5 डिग्री उत्तरी से 66.5 डिग्री दक्षिणी उत्तरी जाइएगा, या फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी से 66.5 डिग्री दक्षिणी जाइएगा। तो ये सभी आपके विकल्प सही हैं और ये सभी के सभी समशीतोष्णकटिबंध में आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अक्षांश रेखाओं की जो है या लेटीट्यूड्स की संख्या कितनी है? तो 180, 181, 179। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 179 होता है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री अक्षांश 1 हो गया, 1 से स्टार्ट हुआ 89 तक गया, 90 को नहीं मानते हम, तो 1 से 89 तक तो 89 हो गया, और फिर 1 से 89 तक इधर भी उतने ही आएंगे 89 तक। तो कुल मिला के 89, 178 और 179। तो 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अक्षांश रेखा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? तो आप इसको एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए कि अगर एक सर्किल होगा तो उसका जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा उस पर आप एक रेखा नहीं खींच पाइएगा। तो ये चीज़ है कि यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, लेकिन एक बिंदु आपको हमेशा मिल जाएगा जहाँ पर
अक्षांश रेखा या पैरेलल लाइन आप नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है उसको आइडियली जो है पॉइंट माना गया है, बिंदु माना गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है पृथ्वी पर देशांतर लॉन्गिट्यूड्स की संख्या कितनी है। तो पृथ्वी पर देशांतर, तो देशांतर के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। जैसे हमने विषुवत रेखा पढ़ा है वैसे ही देशांतर रेखा होता है। और देशांतर रेखा क्या करता है, तो पृथ्वी को पश्चिम गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांटता है। तो ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में पृथ्वी को कौन बांटता है, तो देशांतर रेखा बांटता है। और पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाओं की संख्या को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 20 से गुजरती है जिसको हम 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, प्रधान यामेत्तर भी बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन या प्रधान यामेत्तर बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। तो एक देशांतर आपका यह हो गया। और फिर यहाँ से लेकर ईस्ट में जब जाएंगे, पूरब में जाएंगे तो 180 तक का होता है, 180 ईस्ट तक। और जब पश्चिम में जाएंगे तो 180 पश्चिम तक। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री देशांतर एक देशांतर रेखा हो गया। 0 से लेकर यानी 1 से लेकर 180 तक जाइएगा आप, और फिर 1 से लेकर 180 तक पश्चिम में जाइएगा तो आपको 180 प्लस 180 और प्लस 1 जो 0 डिग्री देशांतर है, तो एक कुल मिला के आपको 361 रेखाएं मिलेंगी, 361 रेखाएं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आपको मालूम है कि पृथ्वी गोल है, मतलब तो इसलिए क्या होता है कि जो 180 डिग्री ईस्ट जाइए चाहे 180 डिग्री वेस्ट जाइए, आप सर्किल ग्लोब के माध्यम से समझ सकते हैं कि 180 डिग्री पूरब में जाइए चाहे 180 डिग्री वेस्ट में जाइए, तो जो 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री पश्चिम की जो रेखा होती है वो एक ही जगह पे लाई करती है। अगर हम 0 डिग्री से जो है पूर्व में जाएंगे तो जब 180 डिग्री पर पहुंचेंगे तो उसको हम 180 डिग्री पूर्व बोलते हैं, और जब पश्चिम की तरफ जाएंगे और 180 पर पहुंचेंगे देशांतर पे तो उसको 180 डिग्री पश्चिम बोलते हैं। लेकिन आदर्श रूप से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम जो है एक ही देशांतर पे पाए जाते हैं, क्योंकि धरती गोल है तो एक ही जगह पे मिलते हैं। तो इस वजह से हम इनको 2 काउंट नहीं करते हैं। तो 180 डिग्री देशांतर जो होता है उसको हम एक ही मानते हैं, एक पूर्व होता है एक पश्चिम में होता है। जब पूर्व की तरफ जाएंगे तो पूर्व की तरफ बोलेंगे, जब पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम की तरफ बोलेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक तो 0 डिग्री देशांतर हो गया, साथ में 180 हो गया, 180 तक का, 1 से लेकर 180 तक का, और 1 से लेकर 180 तक का, तो 361 हो गए। लेकिन एक कम कर दीजिए, चूँकि 180 हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, काउंट हमें 1 बार करना है क्योंकि ये दोनों सेम है, पश्चिम और पूर्व वाली रेखाएं सेम है, एक ही जगह पर होती हैं। तो इस प्रकार जो कुल देशांतर संख्याएं हो जाएंगी पृथ्वी पर 360 हो जाएंगी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा 180 डिग्री देशांतर को हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। लिख लीजिएगा आप, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, आइडियल बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो दिन और रात की बात करें तो परिभ्रमण गति, घूर्णन गति या आभासी गति। तो पृथ्वी की जो गति होती है दिन और रात किसके वजह से होते हैं, तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। परिभ्रमण गति के बारे में आपको पता ही है, आगे प्रश्न भी आएगा। आभासी गति किसको बोलते हैं, तो जो है सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, उसी को हम सूर्य की उस गति को हम आभासी गति कहते हैं। वास्तव में सूर्य मूव नहीं कर रहा होता है। फिर अगला प्रश्न है कि पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो यह आपको क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। फिर अगला प्रश्न है ऋतु या मौसम परिवर्तन का कारण क्या है। तो ऋतु या मौसम परिवर्तन के कारण तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति, तो ये आपका क्लियर है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण होता है। परिभ्रमण गति को हम परिक्रमण गति भी बोलते हैं, और साथ में पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। तो ये तीनों ही विकल्प सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आपके जो प्रश्न हैं ये आपके समाप्त होते हैं, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और ऐसे ही क्लासेस आपको आगे प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। जो भी अभ्यर्थी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि TRE 4 के बारे में जल्द ही TRE 3 का रिजल्ट भी आएगा, साथ में TRE 4 के बारे में भी जानकारी मिलेगी जल्द ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।